तो चलो बेटा फर्स्ट हेडिंग नोट करें, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फर्स्ट हेडिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फर्स्ट हेडिंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। देखो, अ प्रोसेस व्हिच कैन टेक प्लेस, a process which can take place, a process which can take place either of its own, which can take place either of its own 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 or under some initiations is called spontaneous process. Okay, definition है बेटा, a process which can take place either of its own OWN or under some initiation is called spontaneous process। जरा दो लाइन जो मैंने अभी नोट कराई है जरा एक बार रीड करें आप। क्या सब बच्चों को समझ में आया? क्या इसका मतलब सभी बच्चों को क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, एक स्पॉन्टेनियस है ना, मतलब है कि बुक्स रखी है उनको पढ़ने होता है, 24 घंटे वो लगे रहते हैं अपने हिसाब से मैनेजमेंट करने, ठीक है। वो किसी भी तरीके का एक्सक्यूज नहीं रखते जीवन में कि हमें स्कूल में टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे वो सिर्फ पढ़ते हैं, कैसे करना है उन्हें पता होता है, क्लियर। दूसरा होता है कि दे हैव द सम इनिशिएशन, कि वो मूवी देख के आया और उसमें हीरो का बहुत अच्छा बॉडी था तो बोले यार आज तो जिम जाके मुझे बॉडी बनाना, और पूरा फीस जमा करने के बाद 2 दिन बाद बोले अरे बेकार है यार अपनी बस की नहीं है ना। कोई गेम्स का मूवी देख के आएंगे तो लगेगा अरे यार अभी मैं देखो मैं सिपाही बन जाता हूँ सामने वाला, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। 90% बच्चे रोज एक नया टाइम टेबल बनाते हैं और वो टाइम टेबल सालों निकल जाते हैं तो फॉलो ही नहीं कर पाते, है ना। बात समझ में आई है? जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते दे परफॉर्म लाइक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस ही है, वो नहीं है। स्पॉन्टेनियस बने रहो। स्पॉन्टेनियस में दो चीजें उन्होंने बोला कि या तो कोई अपने आप ही काम करेंगे या उनको रिक्वायर्ड होती है सम मोटिवेशन, इनिशिएशन, क्लियर। तो क्या नेचर में ऐसी बहुत सारी है केमिकल रिएक्शन जो अपने आप होती है? बिल्कुल होती है। देखो क्या होता है, जैसे सपोज बर्निंग हुआ, कहीं आग लग गई तो कार्बन जो भी है उसका कंबशन हुआ तो क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सफोकेटिंग है। कैसे सफोकेटिंग? जैसे इस कमरे के अंदर अभी हम किसी चीज को बर्न करें, धुआं हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम देखेंगे कुछ देर के बाद अपने आप ही इस कमरे का एनवायरनमेंट फिर से क्या होगा? ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमेटिकली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पॉइजनस नॉन सफोकेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में है ना? इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्लियर है ना। आपने इनिशिएट कर दिया बर्निंग, पेपर को बर्न कर दिया तो फिर हमें कुछ नहीं करना, तब तो ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से बर्न होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? कैंडल को एक बार बर्न किया तो वो 100% जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। पर अपने आप कभी भी ये जो कैंडल है या पेपर में आग नहीं लगेगी, उसे इनिशिएशन की जरूरत है कि नहीं? रीजन जैसे मेरे हाथ में ये पेपर है, इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो फिर क्यों नहीं इसमें आग लग गई? ऑक्सीजन भाई हेल्प करती है ना इसमें, चिंगारी के लिए इसके पूरी आग नहीं चिंगा, मतलब बेसिकली इसके लिए ये एक तरह का फ्यूल है ना। एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, क्लियर। अगर वो अवेलेबल हम करा दें तो इसमें आग लग जाएगी, क्लियर। इग्निशन टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज नोन, हाँ एक मिनट, दिस टेम्परेचर इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। इसे जलाने के लिए जो मिनिमम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अब लिखो बेटा, जो प्रोसेसेस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोसेसेस दैट नीड नो इनिशिएशन। सर स्पॉन्टेनियस का भी लिखना है ये।
अभी हम नोट करेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट नोट करें, प्रोसेस दैट नीड नो इनिशिएशन, स्पॉन्टेनियस में हम फर्स्ट पॉइंट नोट कर रहे हैं। प्रोसेस या रिएक्शन भी लिख सकते हो, दैट नीड नो इनिशिएशन, जैसे इनिशिएशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें नोट करें। ऐसा एग्जांपल है सच एज कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, common salt dissolved in water, common salt dissolved in water of its own, बस इतना है सेंटेंस, अपने आप होगा। ब्रैकेट में लिख लो बाय डिफ्यूजन, सिंपल सब बच्चों को पता है, डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नमक को पानी में डालें या शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड लिखो कॉमा के बाद, वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम लेक्स रिवर एक्सेट्रा, वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम लेक्स रिवर, वाटर अपने आप ही इवेपोरेट होता रहता है। इसके बाद हाँ, वाटर कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग फ्रॉम लेक्स रिवर एक्सेट्रा कर दीजिए। नेक्स्ट लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा कर दो। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, वो ऑटो अपने आप ही होगी, स्पॉन्टेनियस। देखो एंट्रो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ इट्स ओन, CO plus O2 equal to CO2। क्लियर सब बच्चों को? दे डोंट हैव एनी इनिशिएशन, उन्हें इनिशिएशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो बेटा, अभी फर्स्ट था प्रोसेस दैट नीड नो इनिशिएशन, हाँ नहीं, अभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इक्वेशन लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज ऑक्सीडाइज्ड, आगे क्या लिखा है, टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये हमारी कैसी है, नो अपना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा ये कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस कमरे के अंदर बहुत सारा कार्बन है, ठीक है, जितना भी बॉडी सब्सटेंस है वो सब क्या है, कार्बन। ये पेपर भी क्या है, कार्बन। जो सेलुलोज है वो क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। ये क्लियर है सब बच्चों को? अपने आप, ओके, अपने आप नहीं कुछ हो सकता है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला था, प्रोसेस दैट नीड सम इनिशिएशन, नोट कर लिया? नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेस दैट नीड सम इनिशिएशन। इसमें लिखो जैसे एग्जांपल में, a candle made up of wax burns only when ignited, a candle made up of wax burns only when ignited। सही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस का नहीं, a candle made up of wax burns only when ignited, burns only when ignited। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, the electrolysis of water, the electrolysis of water can take place on passing electric current, the electrolysis of water can take place on passing इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद अपने आप ही जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, वो आयंस में कन्वर्ट होंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड और कैथोड। हमने कुछ नहीं किया ना उसमें, केवल ऑन किया आपने बैटरी। आपने ये तो नहीं बोला कि सोडियम क्लोराइड अपने आप टूट जाओ, है ना, NaCl। आपने तो बस बैटरी के टर्मिनल को ऑन किया, प्लस माइनस, बैटरी जो है स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही NaCl कन्वर्ट इनटू Na++ Cl- और सोडियम मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव आयंस एंड Cl मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव।
ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन इग्निशन आपने क्या करना पड़ा, इनिशिएशन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह की हो गई, एक नॉन इनिशिएशन और दूसरा इनिशिएशन। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, एक और इसमें एग्जांपल लिखा है यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट डिवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग। नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो दो एग्जांपल भी काफी हैं। नोट करना है, लिख लो। चलो थर्ड एग्जांपल इसी का, कैल्शियम कार्बोनेट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग। दूसरा अपॉन हीटिंग भी ठीक है, और दूसरा एक और है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन वाटर देन इट इवॉल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी। अपने आप ही होगा। अब एक बार CaCO3 को वाटर में डिसॉल्व कर देना, देखना पूरा का पूरा CaCO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर। क्लियर? हमें कुछ करना नहीं पड़ा ना, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इनिशिएशन के बाद भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, नॉन इनिशिएशन। ऐसे कुछ होते हैं ना मट्ठर टाइप के, सुना है ये शब्द? मतलब कितना भी बोलते हैं पिताजी, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो ये कर लो, उसके बाद भी वो बोलता है मैं 5 सब्जेक्ट में फेल होके दिखाऊंगा, पापा चिंता मत करो। 100% नॉन स्पॉन्टेनियस। जी मच्छर, बहुत सारे हिंदी में अच्छे अच्छे शब्दार्थ है। देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो जनरली ऑल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। जनरली ऑल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। Generally all processes are non-spontaneous. अगर there are many example, there are many example in which the processes may not take place. There are many example in which the processes may not take place even by strong initiation. In which the processes may not take place even by strong initiation. Even by strong initiation. आज समझ में आया? अब देखो जिसका एक एग्जांपल लिखा है कि a piece of gold may be placed in water, ठीक है, but it does not dissolve or corrode। मतलब आप गोल्ड को वाटर में डाल के छोड़ दीजिए सालों साल तक तो कुछ नहीं होना है ना, कोई केमिकल एक्शन नहीं होगा। दूसरा कुछ रिएक्शन कैसे होते हैं बेटा, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अभी लिखना नहीं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये स्पॉन्टेनियस है। आपने दोनों को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, फिर आपको कुछ नहीं करना। तो सोडियम इजीली कंबाइन विद नाइट्रेट एंड इजीली कंबाइन विद द क्लोरीन एंड फॉर्म क्या बनेगा बेटा, AgCl का व्हाइट पीटी अपना प्रेसिपिटेट, साथ में क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर? लेकिन आपने इसका उल्टा करोगे तो AgNO3 और NaCl नहीं बनेगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को? मतलब आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस फिर से सोडियम नाइट्रेट मिला के आप सोचोगे क्या बन जाए, AgNO3 और NaCl, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? जनरली जितनी भी हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही होती है। जैसे आपने सोचा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, आप सेम मेथड से CO2 से कार्बन ऑक्सीजन नहीं बना सकते, कितना भी इनिशिएशन दो, कुछ भी करते रहो, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो चलो एक एग्जांपल तो ये लिखें, लिखो अ पीस ऑफ गोल्ड मे बी प्लेस्ड इन वाटर फॉर डेज। A piece of gold may be placed in water for days, but it does not dissolve or corrode. A piece of gold may be placed in water for days, but it does not dissolve or corrode. ना तो घुलेगा ना corrode होगा। But it does not dissolve or corrode।
एक एग्जांपल ये नोट कर लो जो मैं आपको बोल रहा था, क्या AgNO3 प्लस NaCl फर्स्ट तो लिखना स्पॉन्टेनियस और दूसरा इसके सामने लिखना नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट करो बेटा सब बच्चे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, पाउडर फॉर्म में कभी भी केमिकल एक्शन नहीं होती है ना। एंड फ्रॉम द सिल्वर क्लोराइड सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट वाइट PPT प्लस सोडियम नाइट्रेट, इसके सामने क्या लिख दोगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये हमारा स्पॉन्टेनियस है। और इसका अपोजिट जो इक्वेशन होगा सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, तो ये नो रिएक्शन है ना, यहाँ कुछ ही नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। तो इसके सामने लिख दीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बेटा इसके आगे नोट करके लिखिए, लिखो however some non-spontaneous process may be made to produce या proceed, however some non-spontaneous process may be made to proceed only on supplying energy, may be made to proceed only on supplying energy, only on supplying energy। इस supplying energy के बगल में एक टर्म लिखो बेटा ड्राइविंग फोर्स, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स, मतलब समझ में आया? हाँ, अगर जो हमारे परफेक्टली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर हम उसके भी पीछे पड़ जाएं कि कुछ भी हो जाए हमें से स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, आप नॉन स्पॉन्टेनियस को भी क्या कर सकते हो स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडिंग एनर्जी। इसका एक नाम दिया ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या है उनका अभी जो एग्जांपल मैं बता दूं, जो सब एनसीईआरटी में बुक्स में रिफ्रेशर्स में, जैसे ये समुद्री हिल का एग्जांपल सभी बुक्स में दिया होता है, यहाँ एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है, अब वो क्या कर रहे हैं इसको ड्राइविंग फोर्स लगा के उन्होंने काम पहुंचा दिया इसको टॉप पर। अब यहाँ से जो फोर्स क्रिएट करेंगे द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कन्वर्ट इनटू स्पॉन्टेनियस। तो मतलब सारी मेहनत इसको यहाँ तक लेके आने की है, इसके बाद तो वो फिर अपने आप काम करना शुरू कर दिया। बात समझ में, यही अपनी लाइफ है, अपन जनरली इस कंडीशन में पड़े रहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमको यहाँ तक पहुँचा दे, तो एक बार धक्का मारे तो फिर तो वो फिर दौड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को अपना टैलेंट अपनी प्रतिभाएं नहीं पता होता है ना, तो कोई लोग जज करते हैं ना, और जज करने के बाद उसको मौका देते हैं। जैसे सैंड बॉन्ड क्या करते थे, ऑस्ट्रेलिया की मछली पकड़ते थे, तो बढ़िया ऐसे पानी किनारे कोई बॉल पड़ी होगी तो उन्होंने ऐसे बॉल उठाया, ऐसे फेंका उसको, वो स्पिन किया उसको इस तरीके से, है ना। तो वहाँ कुछ क्रिकेटर, इत्तेफाक की बात है कि सामने देखा देखे गए जो कैंप्स थे, और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए फिर, है ना, श्रीलंका मुरलीधर और ऑस्ट्रेलिया में सैन बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे कि अचानक कोई व्यक्ति उन्हें मिला और सीधे स्टार बन गए। तो कहने का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस टू स्पॉन्टेनियस, आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालें ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट ड्राइविंग फोर्स, हेडिंग डालनी है। हाँ, ड्राइविंग फोर्स में लिखिए ड्राइविंग फोर्स इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस driving force is a spontaneous process, driving force is a spontaneous process। इसमें आगे लिखिए the driving force is the force which is responsible for the driving force is the force which is responsible for the spontaneity of a process। The
driving force is the force which is responsible for the spontaneity of a process. अब करेक्शन करना, ड्राइविंग फोर्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, इसकी जगह इन करना, तो ड्राइविंग फोर्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिर इसमें डैश करके इसे लिखो, तो बेसिकली ये पूरा हेडिंग हो जाएगी। मैंने आपको पहले हेडिंग क्या बोला था, ड्राइविंग फोर्स, अगर मैं हेडिंग या तो इसे ब्रैकेट में डाल दो, ड्राइविंग फोर्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पूरा हेडिंग है। इसके बाद हम ड्राइविंग फोर्स की छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि द ड्राइविंग फोर्स इज द फोर्स which is responsible for the spontaneity of a process। तो ये बेटा हेडिंग है हमारी, ड्राइविंग फोर्स इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, केवल ड्राइविंग फोर्स हेडिंग नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या समझाया कि एक ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करता है। तो बात ये हो रही है कि अचानक इतनी सारे थ्योरीज की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो साइंटिस्ट ने जो भी केमिकल रिएक्शन को अभी तक स्टडी किया, उन्होंने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज रिक्वायरमेंट है, मतलब है कि अगर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज। लेकिन उन्होंने देखा बहुत सारी प्रोसेस अपने आप ही होती रहती है, लाइक डिफ्यूजन, क्लियर, जैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो एक नया टर्म उन्होंने यूज किया, एंट्रोपी, कि अगर दो गैसेस को सपोज दैट ये अलग अलग कंटेनर में रख दिया जाए, जैसे इसमें नाइट्रोजन गैस को रख दिया जाए, तो इसको बुक्स में देखो तो ब्लू कलर के बबल्स दिखा दिया, दूसरा रेड कलर के बबल्स उन्होंने यहाँ शो कर दिए, और बीच में इनके बीच में एक पिन होल है, तो जैसे इस पिन होल को ओपन किया तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों कंटेनर में दो डिफरेंट कलर्स के बबल्स दिखाई दिए, मतलब ऑटोमेटिकली ये दोनों गैसेस क्या हो गई, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, किसी ने कुछ नहीं किया, उनको मौका दिया बस, क्लियर। तो यहाँ एक नया टर्म आया, एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी मतलब विदाउट एनी एनर्जी चेंज, कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही वो रिएक्शन हो रही है, प्रोसेस हो रही है, नेचर में जो भी कुछ हो रहा है इस फॉर्म हो रहा है। आपने टर्म हमेशा स्टडी किया होगा कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, रैंडमनेस, पार्टिकल्स को मौका दो, वो हमेशा अपने आप को फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब जो सॉलिड है वो ऑलवेज लिक्विड कंडीशन में जाना चाहते हैं, लिक्विड है वो ऑलवेज किस कंडीशन में जाना चाहती है, गैसेस कंडीशन, हमेशा फ्री फॉर्म में आगे भागना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना गैस लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में नहीं जाना चाहते। ये इनका नेगेटिव एंट्रोपी नेचर है, ये इनका पॉजिटिव एंट्रोपी नेचर है। आप सबका नेचर भी क्या है, दुनिया में हर पार्टिकल्स का नेचर है पॉजिटिव एंट्रोपी नेचर, जनरली हम पॉजिटिव फॉर्म में जाना, आपको मौका मिलेगा भागना दौड़ना, कोई एक जगह बैठना चाहता है, नहीं चाहता ना, सब ये करना चाहता है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ एक नया जो टर्म आई है उसको हम स्टडी करते हैं, जो स्कूल एग्जाम में आएगा। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग बेटा, थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस। नेक्स्ट हेडिंग है थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस, थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस, ब्रैकेट में नोट करेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी नेस, थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैंडमनेस, ब्रैकेट में एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी। अच्छा, एंट्रोपी का सिंबल क्या है, एस, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखिए डेफिनेशन एंट्रोपी का, हाँ, तो लिखो बेटा, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, स्कूल एग्जाम में आएगी भैया डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, or disorder of a system. It is a state function, it is a state function
It is a state function and depends upon the state of a system. It is a state function and depends upon the state of a system. Depends upon the state of a system. State of a system. आगे बहुत सारे फिनोमेना स्टडी करोगे। एंट्रोपी जो अभी पहली बार इंट्रोड्यूस होता है 11th में, वो हायर क्लासेस में आगे जाता जाएगा, ठीक है। जैसे आप फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे एडजॉर्प्शन में गैसेस अभी यहाँ मूव कर रही है फ्री फॉर्म में, फिर ये किसी सरफेस पर एडजॉर्ब हो गई तो पूछेंगे भैया इसका एंट्रोपी इंक्रीज हुआ डिक्रीज, तो इसका एंट्रोपी डिक्रीज हो गया। अब एंट्रोपी डिक्रीज और इंक्रीज होने से होता क्या है, अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी का स्टडी करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आगे आएगा, तो ये है चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है हमारा चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी के बारे में सब बच्चों को पता है ना, डेल्टा एच के दो सिंबल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। चेंज इन एंथैल्पी पढ़ चुके हो। अब चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, ये भी दो सिंबल होंगे। इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस मतलब पॉजिटिव सिंबल। एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी, आंसर जब सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, क्लियर। एंट्रोपी नेगेटिव डिक्रीज जब गैस, गैस चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड, क्लियर हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एंट्रोपी के सिर्फ साइन लगाने पड़ते हैं। जैसे 4-5 आपको इक्वेशन दे दिया है ना, अब आपसे पूछा गया कि बस आप बताएं चेंज इन एंट्रोपी, जैसे आयोडीन सॉलिड सब्लिमेशन टू आयोडीन गैस सब्लिमेशन, तो क्या हो गया भैया, डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आप देखेंगे सर सॉलिड टू गैस पॉजिटिव। फ्री के नंबर है, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको प्लस माइनस, ठीक है। नेचुरल एग, ये सब दिए हैं, नेचुरल एग कन्वर्ट इनटू बॉइल्ड एग, तो भैया बताना है एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, लिक्विड से सॉलिड में हुआ, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप लोगों सर देखो ना, नेचुरल एग में जो लिक्विड है वो मूव कर सकता है अपनी जगह, फ्रीज नहीं है ना, और यहाँ क्या है बॉइल्ड हो गया, फ्रीज हो गया, तो नेगेटिव एंट्रोपी कम हो गई इसकी, मतलब स्टेबिलिटी आ गई ना इसमें। ग्रेफाइट टू डायमंड, है ना। अब देखो जिसका अरेंजमेंट किसका प्रॉपर है, तो डायमंड, तो इसमें अब चेक कराऊंगा क्वेश्चन, और शायद नोट्स में भी लास्ट में एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, यहाँ दिख रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड टू लिक्विड, ग्रेफाइट टू डायमंड नेगेटिव, नेचुरल एग टू हार्ड बॉइल्ड एग नेगेटिव, है ना। तो ये सब फ्री के नंबर है भैया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव नेगेटिव, पर इसमें एक बेवकूफी होती है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भरे, मैं दे चुका हूँ, मैंने 5 नंबर का एक बार क्वेश्चन दिया था, सिर्फ करना क्या था, डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, वो पट्टे ने क्या किया, 5 गलत। अगर उसको ये चीज समझ में नहीं आई कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, तो फिर सारे गलत होंगे, है ना। इसमें ये चक्कर नहीं ना। अब आपको समझ में आई ना बात कि भैया एंट्रोपी रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो नेगेटिव नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, कुछ उल्टा समझते हैं। चल क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये बता रहा था आपको, इसके बारे में पूरा करते हैं। फिर पर्पस क्या एंट्रोपी को स्टडी करने का, ये है डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिल गई मुझको, तो बेटा अगर फाइनली इनकी वैल्यूज अगर मिल गई, टेम्परेचर जो भी दिया है ना पर्टिकुलर केल्विन पर, तो यहाँ डेल्टा जी का वैल्यू आता है, क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू भी फिर 3 तरीके से आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो डेल्टा जी जब जीरो होता है तो रिएक्शन, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर। मतलब अगर किसी का गिब्स फ्री एनर्जी, इन दोनों के कैलकुलेशन के बाद डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, कुछ भी नहीं होना उसका, ठीक है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन होगी अपने आप होगी, तुम्हें कुछ ही नहीं करना। अगर जीरो आता है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अभी कई बच्चों को बात ही समझ में नहीं आ रही, सर ये पता नहीं क्या बोल रहे हो, देखो बताते हैं आपको।
अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो, जैसे लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है, उसमें लाइटनिंग रखा होता है कि मैग्नीशियम ऐसा मैग्नीशियम हल्का मैग्नीशियम का रिबन है इस तरीके से। अब आपने थोड़ा सा रिबन लिया, उसको हवा में खुला छोड़ दिया, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। जलना होगा तो लैब में ही जल जाता हो, नहीं है ना। अब उसे इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, उसको जला दिया तो स्पॉन्टेनियस हो गई ना वो प्रोसेस। तो क्यों हो गई? क्योंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सब निकाल सकते हो इसका एंट्रोपी, एंथैल्पी। क्यों? Mg plus O2 MgO मतलब डेल्टा H। डेल्टा H क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट एनर्जी बाहर आएगी ना, हीट एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंट्रोपी क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? ये कैसे बताओगे डेल्टा H की वैल्यू? तो आप देखो सर स्टेट तो लिखो, इसका स्टेट सॉलिड मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का स्टेट गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। सॉल्ट होता है, जितने भी किसी भी मेटल के सॉल्ट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सॉलिड फॉर्म में होता है। अरे ये अपने बोर्ड पर ये क्या है? एल्युमिनियम है? नहीं है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम तो तब आया हुआ फैक्ट्री से नया नया विचार बाहर आया था, नया नवेला एकदम पॉलिश्ड हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या बन चुका है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म। आयरन तो अपन बोलते हैं सर लोहे की टेबल, लोहे नहीं है, आयरन ऑक्साइड। आयरन पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा वो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। कॉपर का बर्तन, कॉपर कार्बोनेट, दुनिया भर की चीजें हो जाती है ना उसके अंदर केमिकल रिएक्शन। तो आपको समझ में? अच्छा सर इसमें एक जो गैस था ना वो भी क्या हो गया? सॉलिड हो गया वो। समझ में आया बच्चों को बात? भाई ये तो सॉलिड का सॉलिड हो गया, क्या दिक्कत है? तो एक की रैंडमनेस कम हुई कि नहीं कम हुई? तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो भैया ये स्पॉन्टेनियस भी है, इसका डेल्टा जी कैलकुलेट करोगे ना पर्टिकुलर, तो डेल्टा जी निकलेगा नेगेटिव, मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो तुम इसको जीवन भर रखे रहने तो ये कभी भी अपने आप Mg+O2 में नहीं बदलेगा। समझ में आया? फिर कब बदलेगा ये तुम बताओ, कैसे बदलेगा बताओ, है ना। Mg+O2 नहीं बदलेगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंक प्लस O2 इक्वल टू ZnO, और दूसरा मैंने बोला ZnO इक्वल टू Zn+O2। बताओ भैया, ये तो मैंने बोला कि ये ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितनी भी ऑक्सीडेशन वो स्पॉन्टेनियस होती है, बस कैसी है? दे हैव सम इनिशिएशन, अपने आप नहीं होती, इनिशिएशन से। ये नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर एक टर्म क्या पढ़ा है? नॉन स्पॉन्टेनियस भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, दे हैव सम स्पेशल क्या एनर्जी, मतलब ड्राइविंग फोर्स, है ना। तो ये कैसे होगा बताओ? जिंक प्लस ऑक्सीजन तो बदलेगा, पर कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर कि अभी आपके पास जो एक इक्वेशन थी, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो आप बोल रहे हो कि अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाती है? स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अगला टॉपिक ये पढ़ने वाले की स्पीड एनर्जी स्पॉन्टेनियस। तो अगर सर इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाए कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव। बात समझ आई? तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। आप बोलोगे सर एंट्रोपी अगर हम कैलकुलेट कर लें, इसका आ गया 20, है ना। हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, है ना। कितना मान लें? 1000 मान लें, 1000 किलो मान लें, चलो 1000 एनर्जी, ये 20। तो आप टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा कि 1000 से ऊपर हो जाएगा? क्योंकि आप जब तक देखो 500 रखोगे, 500 से पहले तक रखोगे, सपोज 400 450 तक भी रखा आपने, तो 450 तो कितना हो गया? ये इससे 10,000 कर देते हैं, 10,000, तो ये 9,000 हो गया, है ना। अभी ये कम है, तो मतलब इस 450 टेम्परेचर पर भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, जिंक ऑक्साइड जिंक और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि बेटा 10,000 माइनस 9,000 अभी भी कितना पॉजिटिव वैल्यू आ रही। अब आपने क्या किया कि सर आपने तो 500 डिग्री सेल्सियस रख दिया, इसका वैल्यू 20 है, अभी कितना हो गया? 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना आ गया? 0। अभी चांस हो गया कि अब वो स्टार्ट होने तैयार हो गई गाड़ी उसकी। तो आप ये लिखोगे 500 टेम्परेचर पर, तो मतलब है जस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गई, मूवमेंट वाइब्रेशन शुरू हो गया। अब उसमें 1 भी डिग्री सेल्सियस बढ़ा हो गया। अब आपने क्या किया सर? 501 डिग्री सेल्सियस, चलो 600 कर देते हैं,
600 कर देते हैं। अब बोलो क्या होगा, 1200 हो गया। 1200 1000 से ज्यादा होता है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव हो गया। 1000 माइनस 1200 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अब आप देखोगे रिएक्शन अपने आप ही जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हो जाएगा। क्लियर? इसलिए आपने केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्या देखा है, टेंपरेचर लिखा हुआ है। लिखा होता ना एट इतने डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे नीचे तो बात ही मत करो उससे। बात समझ में आया? अब ये कहानी है कि अच्छा ये चक्कर है, तो बोलेंगे यार अब ये एट अबव 500, अब अगर 500 में जितना आप ऊपर लेके जाना चाहो तो मिनिमम उसे इतना टेम्परेचर चाहिए स्पॉन्टेनियस को नॉन स्पॉन्टेनियस को। हाँ हाँ, एमजीओ वाले रिएक्शन में आप बताओ, जैसे Mg+O2 है ना, या कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये सॉलिड था ये गैस था, एंड एमजीओ क्या हो गया, सॉलिड। तो सॉलिड बदला तो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ देखो गैस टू सॉलिड हुआ, तो रैंडमनेस कम हुआ कि बढ़ा बेटा? गैस के पार्टिकल दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, रैंडमनेस कम हुई ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो डेल्टा एस इक्वल टू नेगेटिव। एंट्रोपी डिक्रीजेस है ना, तो डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव लिखना है। अभी चलो अगला टॉपिक वही मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहाँ तक नोट कर चुके बच्चे सारे? अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो लिखें आगे, नोट करिए। देखो एंट्रोपी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन में नोट करें, एंट्रोपी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर and it increases with rise in temperature. Entropy also depends upon temperature and it increases with rise in temperature. Increases with rise in temperature. Temperature बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमें पता है स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, अब लिख लो ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इन्होंने इस तरीके से लिखा है, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी को आप ऐसे इस तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस और ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डरनेस। तो चलो बेटा आ गए, ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस है, डिसऑर्डरनेस को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगा? सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें है बेटा? गैस, देन फिर लिक्विड, देन सॉलिड। अब इसी में मेरे पास जगह है तो एक काम करता हूं कि मैं बिल्कुल लिख देता हूं, डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा? जब हमारी ये सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस। ऐसा कर लो, साइन भी यही साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा? जब उल्टा कर दोगे, गैस चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड। चलो बेटा नोट कर लिया सब बच्चों ने? ओके, चलो एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पे जाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में नोट करें, लिखो प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज। इसे इंपॉर्टेंट लिखना, यहाँ से स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज
predict the sign of the entropy change for both of the following changes of state. Predict the sign of the entropy change, sign of the entropy change for both of the following changes of state. स्टूडेंट्स के नोट्स के चक्कर में तो लिखो बेटा, ये प्रिडिक्ट द साइन ऑफ द एंट्रोपी चेंज फॉर ईच करना, बोथ नहीं, ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ स्टेट, ईच करना, ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑफ स्टेट। चलो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया है, मर्क्यूरी Hg, मर्क्यूरी इन सॉलिड फॉर्म, मर्क्यूरी सॉलिड फॉर्म कहां से आएगी, लिक्विड फॉर्म में आ सकती है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म टू मर्क्यूरी टू गैसेस फॉर्म। दूसरा नोट करें, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड टू सिल्वर नाइट्रेट लिक्विड। थर्ड नोट करें, आयोडीन गैसेस फॉर्म टू आयोडीन लिक्विड, लिक्विड नहीं सीधा एक काम करो सॉलिड ही कर दो, आयोडीन में सब्लिमेशन होता है तो सॉलिड टू गैस है, गैस टू सॉलिड आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट करो, कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट से डायमंड में बदल गए। नेक्स्ट हमारा नेचुरल एग, नेचुरल एग टू बॉइल्ड एग, बॉइल्ड कब तक करना है तो हार्ड ना हो जाए ना, ठीक है, हार्ड बॉइल्ड एग। और भी कुछ दिए हैं? चलो अभी मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था आपसे वो आप दीजिए, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ये सॉलिड, ये गैस है और ये हमारा सॉलिड, इसमें ये नेगेटिव। नेक्स्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, जैसे एक इक्वेशन दिया है CO2 प्लस वाटर इक्वल टू C6H12O6, ये सॉलिड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म, और ये हमारी गैसेस फॉर्म और ये वाटर लिक्विड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 गैस, यहाँ स्पेस नीचे है तो देखिए पता नहीं दिखेगा नहीं आपको, एग्जांपल पर लिख देता हूँ, चलो यहाँ दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख रहा है ना, ये ड्राई आइस, ड्राई आइस हमारा क्या है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टू CO2 गैस। चलो तो आपको इनके सामने इनके चेंज इन एंट्रोपी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, ड्राई आइस सॉलिड CO2 टू गैस, एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो इस काम करें, यहाँ ऐसे एरो बना के लिखूं मैं। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव एंट्रोपी। यहाँ गलतियां क्यों होती हैं, क्योंकि हम बोलते हैं रैंडमनेस बढ़ रही है, उससे नेगेटिव फॉर्म में ले आते हैं यार, रैंडमनेस अच्छी चीज थोड़ी ना लाइफ में, इरेगुलरिटी बढ़ना अच्छा थोड़ी मात्रा में, पर यह इरेगुलरिटी बढ़ना मतलब पॉजिटिव है एंट्रोपी, ठीक। लिक्विड टू गैस, बिल्कुल ये एंट्रोपी इंक्रीजेस पॉजिटिव। सर आपने उल्टा क्यों किया, मेरे सारे का तो देखे वो 6th वाले को पहले क्यों माना, 6 वाले को क्या किया, ठीक है, तो चलो पॉजिटिव है, सॉलिड टू लिक्विड फिर नेगेटिव है, डेल्टा एस, इसमें सब में पॉजिटिव का आंसर आ रहा है। अच्छा गैस टू सॉलिड, यहाँ नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। ये बेटा रैंडमनेस कम हो रही है, डायमंड इज मोर रेगुलर देन ग्रेफाइट, क्लियर। डायमंड रेगुलर एलोट्रोप है,
कंपेयर टू ग्रेफाइट, तो आंसर है डेल्टा एस नेगेटिव। एंट्रोपी कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, अरेंजमेंट बढ़ रही है। हार्ड बॉइल्ड एग, सिंपल सी बात है, नेचुरल एग से हार्ड बॉइल्ड एग, तो एंट्रोपी कम हो रही है, नेगेटिव एंट्रोपी कम हो रही है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसमें बेटा ऑक्सीजन की रैंडमनेस देखो, ऑक्सीजन की रैंडमनेस गायब हो गई, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू कितना है नेगेटिव। और यहाँ एक सॉलिड आ गया, देखो इसमें गैस और लिक्विड रिएक्शन में प्रोडक्ट में एक सॉलिड आ गई, रैंडमनेस कम हो गई, सॉलिड आ गई ना। किसका बेटा, ये Mg+O2 वाला एग का, तो नेचुरल एग में बेटा हाँ नहीं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में तो बढ़ना होता है, नेगेटिव, इसको ये सीखना है आपको। और यार इसको चेक करना है, इसको मार्क कर देता हूं मैं, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म, सॉलिड देख रहे हैं, सॉलिड मतलब गैस लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एस वैल्यू नेगेटिव। अभी हमें डेल्टा एस भी पढ़ना है, क्योंकि अभी तक तो एंट्रोपी एस की बात कर रहे थे, बट डेल्टा एस की बात नहीं कर रहे हैं। चलो मैं आगे भी नोट करा देता हूँ। जिस तरीके से लास्ट वाले में बेटा क्या है, जो गैस और लिक्विड है ना हमारे दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म, लिक्विड इनटू सॉलिड, तो कहीं ना कहीं एक क्या मिल गई हमको इसमें, सॉलिड स्टेट मिल गई, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं आपके उनका रैंडमनेस कम हो रहा है, जबकि यहाँ तो बढ़ रहा है ऑक्सीजन में, और ओवरऑल हमने मान लिया। अब दो में कोई गड़बड़ है, तो चलो ठीक है, गैस को गैस से कैंसिल कर देते हैं, एक को मान लेते हैं लिक्विड टू सॉलिड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और डेटा पता होता तो ठीक है, अदरवाइज हमें अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा। सर अगली क्लास में नहीं सर ले आज नहीं है, चलो बेटा नोट कर लिए सब, हाँ नोट करें नोट करो बेटा। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, जैसे हम लोग पढ़ते थे एनर्जी, फिर हमने स्टडी किया चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, हमने स्टडी किया स्टार्टिंग में एंथैल्पी, बाद में क्या स्टडी किया, चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि केवल एंथैल्पी, केवल एनर्जी को कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में से लास्ट में बस माइनस करके निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ, स्टार्टिंग में क्या था एनर्जी, बाद में क्या था भैया, बीच में क्या हुआ, बीच में इतना सारा स्टेप्स होती है, नहीं पता चलता कहाँ एनर्जी बढ़ गया, कहाँ कम हो गया, कहाँ एक्सोथर्मिक कहाँ एंडोथर्मिक हो गया। तो बस फाइनल और इनिशियल स्टेट, मतलब एंट्रोपी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन, पढ़ चुके थे ना, स्टेट फंक्शन क्या होता है, दिस डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ रिएक्शन, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन ओनली टू स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। क्लियर, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है आपको नोट करने की इच्छा हो तो लिख लो, देखो एंट्रोपी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन, नोट कर लो, एंट्रोपी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन, entropy is also a state function, it means it depends on only initial and final states. Entropy is also a state function which depends on only initial and final state, initial and final states. It does not depends on path. चलो भैया, तो इसके लिए दो तरीके से हमें शो करता है, जैसे यहाँ डेल्टा एस इक्वल टू ये फाइनल स्टेट माइनस एस ऑफ इनिशियल स्टेट। इसके लिए लिखना है, जब हम बात करते हैं इसकी फॉर फिजिकल प्रोसेस, फॉर सामने आप नोट करेंगे फॉर फिजिकल, या पहले लिख लो, यहाँ लिख लो चाहो फॉर फिजिकल प्रोसेस, ऐसे चलो फॉर
फिजिकल प्रोसेस, प्रोसेस फिजिकल होगा तो डेल्टा एस इस तरीके से नोट करते हैं। दूसरा फॉर केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल प्रोसेस में हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ छोटा सा एक स्टेटमेंट है, चेंज इन एंट्रोपी में लिखें, तो इफ Q इज द हीट एनर्जी, Q is the heat energy evolved or absorbed in a reversible and isothermal process, in a reversible and isothermal process, reversible and isothermal process, आइसोथर्मल का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो देन चेंज इन एंट्रोपी, देन चेंज इन एंट्रोपी इज, तो ये बेटा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन, इसे केल्विन में रखना है ना। यूनिट अगर लिखना चाहे तो टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या है हमारा केल्विन, और इसका यूनिट है हीट एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल पर मोल, इसका यूनिट है जूल पर मोल। तो फाइनली एंड चेंज इन एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये इसका यूनिट आ गया। हीट एनर्जी रिवर्सिबल का मतलब है कि एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक एनर्जी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे पास कोई, ओके, यहाँ लिखा है बेटा Q रिवर्सिबल, मतलब जो Q मतलब हीट एनर्जी है, इसका यूनिट जूल पर मोल, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो फाइनली हमारा जो यूनिट है वो क्या हो गई, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? ओके, अब इस पर न्यूमेरिकल मिलते हैं, ठीक है। तो इस छोटे से फॉर्मूले से एंट्रोपी के टाइप्स आप पढ़ोगे तो फिर एंट्रोपी के उतने ही टाइप्स हो जाते हैं जितना टाइप्स ऑफ एंथैल्पी था। मतलब आपने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो ये आप खुद ही सोचो, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, आइस मेल्ट होगी तो एंथैल्पी चेंज होगा, तो एंट्रोपी भी चेंज होगा ना भाई, आइस सॉलिड टू लिक्विड, क्लियर। तो वो टेम्परेचर दिया होगा, हीट एनर्जी दिया होगा, आपसे एंट्रोपी पूछेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस तरह का। तो चलिए, क्या सब बच्चे नोट कर चुके हैं? ओके, तो लिखें एक नन्ना मुन्ना न्यूमेरिकल। नो सर, लास्ट नो सर, नोट करो, हम जब तक बोर्ड पे लिख रहे हैं, जिससे एंट्रोपी बेचारी पूरी हो जाएगी। देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस, at 0 degree Celsius, ice and water are in equilibrium. At 0 degree Celsius, ice and water are in equilibrium. And enthalpy change for the process
एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, ऐसे लिखना है फॉर द प्रोसेस, उसी के आगे सेंटेंस में लिख सकते हो आप H2O, आइस के लिए सॉलिड है ना, आइस और लिक्विड किसमें इक्विलिब्रियम में। चलो ये एंथैल्पी चेंज कितना बोला उन्होंने 6.0 किलोजूल पर मोल, ये एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस आइस टू लिक्विड 6.0 किलोजूल पर मोल। सर 1 किलोजूल कितना जूल? 1000। अगर कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, calculate the entropy change for the conversion of ice into liquid, calculate the entropy change, calculate the entropy change for the conversion of ice into liquid। एंट्रोपी चेंज पूछा आपसे, मतलब डेल्टा एस, ठीक है। अब जो एंथैल्पी चेंज दिया है बेटा वही हमारा ये Q ऑफ रिवर्सिबल है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंट्रोपी नहीं पढ़ाया, अदरवाइज 10 फॉर्मूले बन जाते। जैसे मैं लिखता एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एस Q ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब ये क्या फ्यूजन है, आइस टू लिक्विड है ना, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, तो कुछ नहीं है, ये जो Q ऑफ रिवर्सिबल है इसी को हम लिखते हैं क्या, डेल्टा FES फ्यूजन एंथैल्पी अपॉन T। बात समझ में आई ना बात? तो ये हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन, तो बात तो एक ही है। तो चलिए, तो डेल्टा S इक्वल टू कितना दिया है बेटा, ये इसका वैल्यू दिया है 6.0, अब क्लोजर दिया है, अब क्लोजर में आंसर आ जाएगी, तो क्लोजर में रहने तो क्या दिक्कत है, 6.0 क्लोजर पर मोल है ना, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना 273। अब केल्विन से केल्विन मत काट देना, ये केल्विन नहीं है, ये क्या है, क्लोजूल है, आपसे केल्विन मान के सही से नहीं करना है ना। अगर आपको जूल में लाने की इच्छा है तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगी, 6 × 10⁻³ जूल पर मोल अपॉन 273 केल्विन। अब गलती नहीं होगी, केल्विन आपको ऊपर के नजर ही नहीं आ रहा, क्लियर। यूनिट आपकी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, क्या आ जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, डिवाइड करना कैसे ईशान, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 है, 2 से 2 कैंसिल, ऐसा नहीं करना, कितना बढ़िया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल करो सर, 7 बचा बस। ऐसा भी डिवाइड करके लेके जाओ, आपकी टीचर आपका उनको स्पेशल ध्यान रखेगी। चलो, तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया देखते हैं क्या दिया है। ये 2/6 को डिवाइड करना सिखा दो। 6073 मतलब ये दिया है 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल। चलिए 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन मुझे दिया वाले में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सुन लो। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 180 m एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इवेपोरेट टू 1 मोल वाटर वेपर। तो यहाँ यूज किया कर लिया डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन टेंपरेचर। ओके, नेक्स्ट यहाँ नोट्स में है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों ने नोट कर लिया क्वेश्चन? ओके, तो चलिए आज हम लोगों ने एंट्रोपी की स्टडी किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।